रोहित बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और साथ ही उसकी कमर भी 90 कोण पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रोहित के बेटे गोलू ने बड़े बेरुखी से कहा। रोहित की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, गोलू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ गोलू, क्यों चिल्ला रहे हो? गोलू की माँ सविता ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, गोलू ने शिकायत भरे लफ्ज़ों में अपनी माँ से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सविता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रोहित बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी ओर उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने के लिए आई हैं। ये सुनकर रोहित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रोहित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रोहित, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। तभी सविता कहती है, फिर हम भी सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। सविता की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रोहित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया था और अब वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, आने वाले थे। जब रोहित बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। ऑस्ट्रेलिया से रोहित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से स्वागत किया। क्यों रोहित, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सविता
निष्पाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने रोहित की ओर देखा तो रोहित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव में पहुंच गए। देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रोहित, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने रोहित को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रोहित का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की रूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने सविता की ओर व्यंग से देखा। सविता निरंतर होकर रोहित को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रोहित, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर सा रूप दिया था। पिता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशंसित अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सावित्री से कहा। रोहित को ये बातें अब कांटों की तरह चुभ रही थी। जो राज चाचा ने बताया उसके बाद तो रोहित को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और है ही नहीं। वह दौड़ा गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रोहित ने आग बबूला निगाहों से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सविता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिला पाए। सरस्वती ने सविता की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सविता और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़े। सविता और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।